हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश कर लिए हैं। इसमें हम लोगों ने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, 1D मोशन, 2D मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब करे। ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड करें। अब सबसे पहले एनसीईआरटी चैप्टर 1 के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको अच्छा लगेगा, साथ में कि अपने बोर्ड में आए हैं, नीट में आए हैं, जी मेंस में आए हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं एनसीईआरटी से पहले करवा देता हूं। देन उसके बाद फिर हम लोग एस सी वर्मा के बुक में जाएंगे। देन उसके बाद में एडवांस्ड, आईटी एडवांस्ड के लिए इरोडोव के अंदर भी हम जाएंगे। चलिए, तो पहले एनसीईआरटी से हम लोग देखें। अपने एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी आप अपनी नोटबुक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देख करके खुद से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हो या फिर एस सी वर्मा बुक का हो, कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक से लेंगे। जो इजी कॉन्सेप्ट हैं, आपसे सॉल्व होगा उस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम, आप आंसर देख लेंगे। अब सबसे पहले मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल 1.11। अब ये एग्जाम्पल 1.11 में क्या है, तो इसमें मैं बोल रहा हूं, अब आपके पास में बुक होगा, मैं मान के चल रहा हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर। अब ये फिगर हमें दे रखे हैं, एक क्यूब बना हुआ है। चलिए, तो क्यूब का हम फिगर लेते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। अब क्यूब ड्रॉ करा, ये क्यूब ड्रॉ करा हमने। अब इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, यहां से इस लाइन को एक्सटेंड करा गया है, इसको आगे एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस लिखा गया है, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहां पर लिए गए हैं वाई एक्सिस, फिर यहां पर लिए गए हैं जेड एक्सिस। अब हमसे बोला जा रहा है ई एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अल्फा एक्स की पावर हाफ। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं। नाउ ई एक्स दे दिया गया। अब ई वाई ई जेड 0 आपको दे दिया है, ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0, यानी वाई एक्सिस जेड एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर आगे हमें दिया गया है अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर हाफ, अल्फा की वैल्यू दिए गए। कैलकुलेट। अब हमसे पूछा जा रहा है पार्ट ए में द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला पार्ट हमारा है, हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब। सेकंड पार्ट में है द चार्ज विद इन द क्यूब। सेकंड पार्ट में हमें इस क्यूब के अंदर में पता लगाना है कि चार्ज क्यू कितना है, ये पता लगाना है। साथ में अब हमें दिया जा रहा है एज्यूम दैट E 0.1, जो ये साइड की लेंथ है, इसको E बोला गया है, और E की वैल्यू हमें दे दिया गया है 0.1 मीटर। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में ये डिस्टेंस भी हमें E बताया गया है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी हमें E बताया गया है फिगर में। नाउ अब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा लीजिए। ये दिखा लिया हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जैसा कि हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने के समय, गॉस लॉ पढ़ाने के समय हमने दिखाया कि जितने भी सरफेसेस हैं, सभी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालें कैसे, तो बच्चों जैसा कि आप देख चुके हैं कि यदि कोई सरफेस है, तो उस सरफेस के एक पॉइंट पर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगावें, फिर इस पे परपेंडिकुलर सरफेस पर परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर के अलोंग एन कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव, हमेशा नॉर्मल बाहर की तरफ लेंगे, ये एंगल हमारा थीटा है। यदि ये सरफेस एस, इस पूरे सरफेस को हम एस बोल दें, एंड सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। नहीं, यदि स्मॉल सरफेस लेते हैं तो फिर डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हम कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब इस पर नजर रखते हुए लिख दिया इक्वेशन, ताकि समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो आपको। अब हम लेते हैं सरफेसेस ऑफ क्यूब, उसका नाम लिख लेते हैं। सबसे नीचे की सरफेस जो क्यूब का है, सबसे नीचे की सरफेस यानी कि ये हो गया फ्लोर। जैसे अपने रूम को समझ लीजिए, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें जो फ्लोर हो गया, इस फ्लोर को नंबर 1 सरफेस बोल दिया, फ्लोर के जस्ट अपोजिट रूफ, छत को नंबर 2 सरफेस बोल दिया। फिर अब राइट साइड की जो वॉल है, ये जो वॉल है, इसको नंबर 3 सरफेस बोल दिया। लेफ्ट साइड का जो वॉल है, इसको नंबर 4 सरफेस बोल दिया। अब आपके बिल्कुल सामने की जो वॉल है, ये जो वॉल है, रूम में आप बैठे हैं, ये जो वॉल है, इस वॉल का नंबर 5 कर दिया हमने, नंबर 5, इस वॉल को नंबर 5 बोला। अब बिल्कुल आपके जो सामने ये वाली वॉल है, इस वॉल का नंबर 6 कर दिया बच्चों। अब आप क्या करिए, सभी सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे डाल करके थीटा को चेक करिए। चलिए थीटा चेक करते हैं। अब रूफ पे, फ्लोर पे हम खड़ा करते हैं परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, देन क्या देख रहे हैं कि EX के साथ में जो EX इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल हो गया। छत पे परपेंडिकुलर खड़ा करिए, देखिए EX के साथ में क्या हो जा रहा है, एंगल थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री। फिर जो ये सरफेस है आपका, सरफेस नंबर 5 है, इस पर परपेंडिकुलर खड़ा करिए। इसी तरह से पेन खड़ा करके देखिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूं। तो जो ये पीछे की सरफेस है, सरफेस नंबर 5, इस पे परपेंडिकुलर खड़ा किया, इसका भी एंगल देखिए, एक्स एक्सिस के साथ में कितना है, 90 डिग्री। सरफेस नंबर 6 जो है, ये जो सरफेस है सामने की वॉल, इस पे परपेंडिकुलर खड़ा करिए, क्या देख रहे हैं, इसके साथ भी, इसके ये जो सरफेस है, इसके जो ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या देखा कि फर्स्ट सरफेस पर फ्लक्स इक्वल टू सेकंड सरफेस पर फ्लक्स इक्वल टू फिफ्थ सरफेस पर फ्लक्स इक्वल टू सिक्स्थ सरफेस पर फ्लक्स, और ये सारे के सारे क्या मिले हमें, दिस इज इक्वल टू EX एरिया स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर सभी सरफेस का एरिया, स्क्वायर की एक सरफेस, क्योंकि एक सरफेस से स्क्वायर होते हैं, तो ए स्क्वायर एरिया हो गया, और इनटू सब में थीटा क्या दिखा, ई के साथ में परपेंडिकुलर का एंगल क्या दिखा, 90 डिग्री, एंड सो cos 90 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। इस तरह से 0 निकल गए, इतने सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब 3 नंबर सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मैं एन कैप लिख देता हूं ताकि पहचानने में आपको इजी लग जाए। अब ये एन कैप यानी परपेंडिकुलर और EX के बीच एंगल क्या देख रहे हैं, 0 डिग्री। तो फिर इनके बीच में निकलेंगे फाई की वैल्यू। अब कितना निकलेंगे, निकालते हैं। नाउ फाई 3 बोलते हैं इसको हम, फ्लक्स ऑन सरफेस 3 ऑफ द क्यूब, इसको फाई 3 बोल लेते हैं। नाउ दिस फाई 3 इक्वल टू EX। अब एंगल एन कैप यानी परपेंडिकुलर EX के बीच में 0 डिग्री, EX एरिया S, सरफेस की एरिया S, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया S cos 0 डिग्री। अब EX की वैल्यू रखते हैं, EX है अल्फा x की पावर हाफ। अब जरा देख लें यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा बच्चों, ये जो क्यूब है, इस क्यूब को बिल्कुल प्रैक्टिकली जरा सोच के देखिए।
जो ये क्यूब है आपका बिल्कुल ऐसे है, मैं बुक को रख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ऐसे है ये क्यूब। एंड सो ये नहीं देखेंगे इतना आगे भागा हुआ है, बिल्कुल ऐसे है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पर है हमारा, ये जो सरफेस देख रहे हैं ये सरफेस है जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ ए, और फिर यहाँ से यहाँ ए होगा। मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देता हूं और आपको पहचानने में इजी लगेंगे। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ए 2a कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। तो ये हो गया 2a डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस, तो x के जगह पर हम रखेंगे 2a पावर इस पर हाफ x के जगह। नाउ s एरिया क्या होगा, क्यूब की सरफेस स्क्वायर, एरिया होगा a स्क्वायर cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। चलिए जेड एक्सिस को यहां लिख दे रहा हूं। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। अल्फा 2 की पावर हाफ a की पावर हाफ a स्क्वायर, पावर को ऐड कर लें, ये हो गया अल्फा 2 की पावर हाफ a की पावर हाफ प्लस 2 यानी कि 5/2 हो जाएंगे। नाउ फिर अब 4 नंबर सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा करिए। अब ये लिया हमने परपेंडिकुलर आउटवर्ड परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। अब इसको मैं लिखा n डैश यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया हमने परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस 4 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi 4 इक्वल टू, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला ES cos थीटा, तो ये हो गया EX, एरिया S, सरफेस की एरिया S स्क्वायर की एरिया, ये तो सेम ही होगा, जितना कि इसका है उतना ही एरिया इसका भी होगा, दोनों स्क्वायर है, सेम साइड की लेंथ है A, एंड सो EX S। नाउ cos, अब देखें नॉर्मल टू द सरफेस लेफ्ट के तरफ, मतलब एरिया वेक्टर लेफ्ट के तरफ, और जो EX देखना है इलेक्ट्रिक राइट के तरफ, तो फिर नॉर्मल और E एरिया वेक्टर जो है नॉर्मल के अलाउंग और E के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री। नाउ EX के जगह पर फिर हम रखेंगे अल्फा, और देख लें यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है आपका, ये जो सरफेस है इसका x कोऑर्डिनेट यदि हम यहाँ पर लिखें x कोऑर्डिनेट, तो फिर ये होगा a, एंड सो a रेज्ड पावर x के ऊपर a रखा, पावर इस पर हाफ। नाउ s एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सरफेस, दिस इज a स्क्वायर cos 180 डिग्री इज -1। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व करिए, तो ये इक्वल टू मिलेंगे हमें अल्फा a की पावर हाफ, फिर a स्क्वायर हाफ प्लस 2 करेंगे, एंड सो a रेज्ड पावर a की पावर आ जाएंगे 5/2, एंड नेगेटिव साइन -1 से मल्टीप्लाई, तो शुरू में लगा दीजिए माइनस। तो अब देखिए बच्चों 6 सरफेसेस पर हमने फ्लक्स का पता लगा लिया। अब हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल क्यूब, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, तो फ्लक्स तो है स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट हम इसको ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड करिए, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, चलिए अब डायरेक्ट ऐड करते हैं। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi ओवर होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4 प्लस phi 5 phi 6 ऐड कर दीजिए। अब जैसा कि हम लोग जान चुके ऊपर 4 सरफेसेस पर तो 0 है। नाउ यहां से आ गया phi 3 का वैल्यू इतना, तो ये अल्फा 2 की पावर हाफ a की पावर 5/2, एंड phi 4 की वैल्यू आ गया हमें माइनस अल्फा a की पावर 5/2, a की पावर 5/2। अब देखिए कि a रेज पावर 5/2, अल्फा कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, अल्फा a की पावर 5/2। अब देखिए 2 की पावर हाफ को √2 लिख सकते हैं आप, तो √2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अब बच्चों जरा देखता हूं आंसर क्या है हमारे पास में।
तो यहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ तक हमने कर लिया हुआ है, बिल्कुल आंसर आ चुका है। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू ये रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू 0.1 यहाँ रख लेंगे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, गलत तो होगा नहीं, तो मैं लिख देता हूं आंसर 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक में आप जो देख रहे हैं सोल्यूशन कितना लेंथी है, बट अपने तरीका से जो किए तो कितना छोटा सा हो गया सोल्यूशन। वही मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो या फिर दूसरे बुक का भी हो, आप उसको सॉल्व करिए, लेकिन मेथड जो है वो आप लीजिए अपनी नोटबुक से। नाउ अब हमसे अगला पार्ट में चार्ज पूछा गया है, बी पार्ट में, तो फिर अब गॉस लॉ लगा दीजिए। फॉर द क्लोज क्यूब बाय गॉस लॉ, बाय गॉसस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल क्लोज सरफेस इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए कि हमें फाई मालूम हो चुका है, एप्सिलॉन नोट हमें पता है, एंड सो Q इक्वल टू यहां से निकल जाएगा फाई इनटू एप्सिलॉन नोट। अब फाई की वैल्यू 1.05, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू प्रॉब्लम में दिए होते हैं 8.854 10 to the power -12। नाउ अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर देख लेंगे। ऐसे तो आंसर एनसीईआरटी का एससी वर्मा के बुक में तो सही होता है। नाउ 9.27 into 10 to the power -12 कूलम ये चार्ज आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.13। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने बोर्ड से लेके कॉम्पिटिशंस सभी जगह पर मिले हैं। चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.13। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Zd। बता रहा है कि कोई न्यूक्लियस है जिस न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव चार्ज है एटम में। अब यहां से इसके चारों तरफ जो है दिखा रहा है कि ये जो है चारों तरफ इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पूरे में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ये भरे हुए हैं। नाउ हमें एटम का रेडियस बता रहा है कैपिटल आर, ये रेडियस हमें बताया गया है, दिस रेडियस ऑफ एटम इज कैपिटल आर। नाउ हमसे पूछ रहा है यहां से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ पूछ रहा है क्या, उसको बाद में चेक करेंगे। फिर यहाँ से एक और हमें दिखाई दे रहा है पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पर कुछ पूछ रहा है, इसको पढ़ते हैं, और इस डिस्टेंस को भी फंक्शन ऑफ आर के टर्म में दिखा रहा है, तो इसको भी आर के टर्म में इस डिस्टेंस को दिखा रहा है। अब देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है तो हमसे कह रहा है बोल रहा है एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd। न्यूक्लियस में बता रहा है कि इसके पास में जो चार्ज है दिस इज Zd सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r। पूरे रेडियस r में यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। अब देखिए एटम एज अ होल न्यूट्रल है, तो फिर टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज होंगे ये होंगे -Zd, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो +Zd -Zd, टोटल चार्ज 0 होंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से हमसे पूछा जा रहा है कि r डिस्टेंस पर बताओ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये वॉल्यूम वाला बॉडी आ गया। अब आपके पास एटम इज अ स्फीयर, ये वॉल्यूम वाला बॉडी आ गया।
तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले यूनिट वॉल्यूम में चार्ज का पता लगा लीजिए। पॉजिटिव चार्ज तो दे दिया है जेडी। अब आपको जैसा कि याद होगा सेंटर ऑफ चार्ज हमने बताया है, यूनिफॉर्मली यदि आपका कोई चार्ज बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर जहां पे सेंटर ऑफ मास लेते हैं वहीं पर सेंटर ऑफ चार्ज भी होगा। तो न्यूक्लियस के टोटल चार्ज को जेडी को यहां हम कंसंट्रेट सपोज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब नेगेटिव चार्ज ये जो माइनस जेडी है, अब इस नेगेटिव चार्ज माइनस जेडी को यूज करते हुए ये पता लगा लीजिए कि ये जो हमारा एटम में नेगेटिव चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है। सबसे पहले इसका पता लगाइए। चलिए तो पता लगाते हैं। नेगेटिव चार्ज इक्वल टू माइनस जेडी, वॉल्यूम ऑफ एटम equal to 4/3 pi r cube. Now negative charge density that is charge per unit volume। अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है इसका नाम हमने चेंज कर दिया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, जो इसमें लिखा गया है हमें आगे जो बोला गया है यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लिख दिया हूं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको आप वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, जैसे बोले हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेंथ पे चार्ज, फिर बोले हैं उसके आगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी कि सरफेस पे चार्ज। अब ये वॉल्यूम वाला आ गया तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, क्यूबिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं इसको। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं रो, ये रो लिख दिया हमने। नाउ दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। नाउ चार्ज नेगेटिव चार्ज का हम लो ले रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहां पर फिर मैं लिख दे रहा हूं नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो सपोज क्या। नाउ चार्ज बाय वॉल्यूम, तो चार्ज कितना है माइनस जेडी, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए बच्चों तो ये निकाल लिया हमने। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है, तो फिर हम इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लें, मतलब कि एक स्फीयर एज्यूम कर लीजिए, ऐसे एज्यूम कर लीजिए एक स्फीयर, क्लोज स्फीयर एज्यूम कर लिया हमने। अब ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने नेगेटिव चार्ज हैं इसका हमें जानकारी चाहिए। तो फिर कैसे निकालें, वेरी सिंपल, वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो फिर टेकिंग क्लोज्ड sphere of radius r in the atom। अब ये लेते हुए पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ दिस sphere इक्वल टू 4/3 पाई, और रेडियस स्मॉल r है तो r क्यूब। अब यहां से हम निकाल लेते हैं चार्ज, इस स्फीयर में कितने चार्ज हैं, तो चार्ज। अब इस चार्ज को मैं Q डैश से डिनोट कर रहा हूं, Q डैश, चार्ज Q डैश इनसाइड चार्ज, नेगेटिव चार्ज करते हैं, नेगेटिव चार्ज Q डैश इनसाइड दिस sphere इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम इनटू हो गया रो। अब देखिए वॉल्यूम जो है
स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, और डेंसिटी जो है चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है हमारा माइनस जेडी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। चलिए चार्ज निकल गया हमें। बस कभी भी गॉसेस लॉ यूज करने के लिए इनसाइड क्लोज सरफेस खाली चार्ज निकालना होता है, तो चार्ज निकाल लीजिए, बहुत आराम से चार्ज निकल जाता है। थोड़ा सा यूनिटरी रूल लगा लीजिए, या फिर डेंसिटी का यूज कर लीजिए, लीनियर डेंसिटी चार्ज बाय लेंथ, सरफेस डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम करके डेंसिटी निकाल लीजिए पहले, उसके बाद में फिर आराम से निकल जाते हैं चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये क्यू डैश इक्वल टू नेगेटिव चार्ज हमें मिल गया माइनस जेडी न्यूमरेटर में आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, डिनोमिनेटर में कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है मैं उसको थोड़ा सिंबल दे देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, इसको मैं क्यू बोल दे रहा हूं। नाउ दिस इक्वल टू जेडी। अब बच्चों गॉसेस लॉ लगा दीजिए। अब जैसा कि आप पढ़े हैं गॉसेस लॉ में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कर दीजिए, और स्फीयर के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर बाय गॉसेस लॉ से फॉर दिस स्फीयर यानी गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो क्रॉस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए, इसके अंदर में ये चार्ज है जेडी जिसको क्यू हमने सपोज कर लिया है। इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को हमने क्यू डैश सपोज कर लिया है, तो टोटल चार्ज इनसाइड क्यू प्लस क्यू डैश टोटल चार्ज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नोट। नाउ इसको सॉल्व करिए ई डॉट डीएस को, तो यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ई डीएस cos 0 डिग्री, एंड सो ई डीएस ई को बाहर निकाल दीजिए, ई बाहर निकल गया, बच गया डीएस। नाउ दिस इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। नाउ ई डीएस का इंटीग्रेशन जैसा कि पीछे आप कर चुके हैं, थ्योरी के समय भी किए हैं, सारे स्फीयर में यही आता है। डीएस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। डीएस का इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया। नाउ क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब जो है क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू का वैल्यू क्यू डैश की वैल्यू रख दीजिए, हो गया, रिजल्ट आ गया। अब बड़ा टर्म यदि कभी रहे तो फिर वहां पर अच्छा होता है कि आप उसको, जैसे सपोज मैंने कर लिया क्यू डैश, मैंने क्यों सपोज करा, इसलिए सपोज करा कि अब ये टर्म बार बार लिखते तो टाइम लगता है इसमें, एंड सो वहां पर कुछ अपना सपोज कर लीजिए चार्ज को। नाउ अब यहां से E इक्वल टू हम करेंगे, तो E इक्वल टू क्यू का वैल्यू अब रख रहे हैं, तो क्यू के जगह पर ये रखेंगे जेडी, क्यू डैश के जगह पर रखेंगे माइनस जेडी स्मॉल आर क्यूब। जेडी कॉमन दिख रहा है तो फिर हम कॉमन निकाल लें, तो जेडी ले लिया हमने कॉमन, इन दोनों में से जेडी निकाल लिया कॉमन, जेडी कॉमन निकाल लिया, तो देखिए क्या बचेगा, क्यू के जगह पर जेडी निकल गया है, 1 बचेंगे, फिर माइनस है क्यू डैश में, जेडी निकल गया है तो माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब बचेंगे। नाउ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर गया राइट साइड, तो फिर 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नोट जो है, एप्सिलॉन नोट को यहां लगा देता हूं, एप्सिलॉन नोट यदि एग्जाम में आंसर आते हैं बोर्ड में, आप यहां पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज यदि अपने एनसीईआरटी का आंसर मैच करना चाहें तो थोड़ा सा आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इसमें जेडी 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर में है, आर स्क्वायर को ले गए लोग अंदर, तो फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट जेड ई आर स्क्वायर को 1/r² को यदि अंदर ले गए तो 1/r² माइनस 1/r² इंटू r³ अपॉन कैपिटल R³। अब देखिए r² से ये कटेंगे, यही आंसर है जैसा कि मैं देख रहा हूं। चलिए इस तरह से बच्चों ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को यूज करके दिखा दिया कैसे वॉल्यूम को आप यूज करेंगे। चलिए नाउ इसको मैं एक लाइन और लिख देता हूं ताकि आपको आंसर क्लियर दिखाई पड़ेगा। 1/r² माइनस r स्मॉल r अपॉन r³। नाउ अगला क्वेश्चन पार्ट बी है। पार्ट बी में हमसे मांगा गया है आउटसाइड द एटम। अब आउटसाइड द एटम जब हम निकालेंगे पॉइंट P पर, तो पॉइंट P से फिर हम लेंगे गॉसियन सरफेस। ये ले रहे हैं पॉइंट P से गॉसियन सरफेस, ये लिया हमने पॉइंट P से गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए ठीक है तो थ्रू पॉइंट P गॉस लॉ लगा रहे हैं। गॉस लॉ लगाएंगे हम किसके लिए, गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट P। तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड, इसके अंदर तो एटम है और एटम तो न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज इनसाइड 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो देखिए क्या मिलेगा 0, तो फिर E इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर E इक्वल टू 0। मतलब कि यदि आपने एटम के बाहर लिया पॉइंट तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएंगे। अब बच्चों आपको जैसे हमने करवाया है ये मेथड भी छोटा लगेगा आपको, साथ में थोड़ा सा कंफर्टेबल भी, इजी भी आप महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही बात बोलूंगा कि अब आप जो है नोटबुक देख करके सारे प्रॉब्लम को करिएगा और हेजिटेट मत करिएगा। सारे प्रॉब्लम नोटबुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे सॉल्व हो जाएंगे, बी कॉन्फिडेंट। चलिए अब हम आ रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर। इसमें से तो कई सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको करा रखा हुआ है, फिर भी मैं इसमें से ले रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो बच्चे लोग पूछ रहे हैं तो उसको मैं ले रहा हूं। जैसे 1.15 एक्सरसाइज से, अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 1.15। अब इसमें क्वेश्चन है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब जो E वेक्टर है, E वेक्टर हमें दे रहा है 3 10 to the power 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमसे पूछ रहा है फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये निकालिए थ्रू स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर की साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब जो स्क्वायर है उसके प्लेन है। तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोग काम कर रहे थे, चलिए एक्स एक्सिस ये ले लिया हमने, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E है हमारा। अब 3D आ गया, तो 3D आ गया तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ी सी जो है प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर लीजिए। एक्स एक्सिस तो आपके पास में है, यदि इस पर हम ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा कर दें ये वाई एक्सिस हो जाएगा। लेकिन अब जेड एक्सिस के लिए क्या करें हम, अब जेड एक्सिस के लिए हम क्या करें, तो अब ऐसी हालत में क्या करिए, कुछ नहीं, अपना जो है नोटबुक उठाइए, ठीक है, अपना एक नोटबुक उठाइए, अपना कोई बुक ले लीजिए और देखिए अब यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अपनी क्या करिए कि नोटबुक को ऐसे, बुक को ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे रख दीजिए प्लेन पर, ठीक है, ऐसे प्लेन पर ऐसे परपेंडिकुलर आपने खड़ा कर दिया। अब देखिए इसमें ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया जेड एक्सिस, पहचान लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, नोटबुक पर ऐसे खड़ा कर दीजिएगा अपने बुक को, तो आपको तीनों एक्सिस अब दिखेगा। एक साइड जो है ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये देख लिए। अब हम इसको खड़ा कर देते हैं वाई एक्सिस पर, ऐसे वाई एक्सिस पर खड़ा कर दीजिए, इसको कर दिए। अब देखिए यहां पर
एक साइड इसका हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा z एक्सिस। आराम से पहचान लीजिए बहुत अच्छे से। y एक्सिस पर खड़ा कर दिए एक बार प्लेन, एक बार जो है बुक को अपना ऐसे x एक्सिस पर खड़ा कर दीजिए, बस 2 बार खड़ा करिए, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया से सॉल्व होता है प्रॉब्लम। y एक्सिस पर हमने खड़ा किया इसको, अब ये है z एक्सिस खड़ा ऐसे, ये y एक्सिस, y और z एक्सिस से बना हुआ ये प्लेन हो गया हमारा। अब ये जो प्लेन हो गया, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर खड़ा करिए, ये खड़ा कर दिया परपेंडिकुलर, ये पेन, दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया बुक का, ये वाला साइड z एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये x एक्सिस आंखों के सामने है। अब हमें इस YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर रखना है, क्यों? ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, E के साथ में जो एंगल बनावेगा थीटा, यही देखना है। तो क्या देख रहे हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी एरिया वेक्टर आपके E के डायरेक्शन में आ गया, एंड सो थीटा हो गया कितना? 0 डिग्री। तो फिर थीटा हमें पता चल गया 0 डिग्री। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एस फॉर एरिया हम लोग ले रहे हैं चैप्टर में, इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। नाउ फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस cos थीटा, E है आपका 3 10 टू द पावर 3, I कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो ये हो गया 3 10 टू द पावर 3, E का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड कितना है? 0.01 cos थीटा हो गया cos 0 डिग्री 1। अब देखिए बच्चों क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपको, यहां से हो गया 10 10 10 330 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ बी पार्ट में आइए, बी पार्ट में क्या बोल रहा है बी पार्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, सेम स्क्वायर है तब तो एरिया यही रहेगा, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, सेम स्क्वायर है। फिर कर रहा है स्क्वायर नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मेक्स एंगल 60 डिग्री, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये तो क्लियरली ही बोल दिया कि थीटा आपका 60 डिग्री है। तो फिर आप लिख लीजिए फार्मूला जो है यहाँ पर, फ्लक्स फाई इक्वल टू उस प्लेन से जो प्लेन में दे रहा है कि जो नॉर्मल टू प्लेन है 60 डिग्री एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल, जैसे अब ये प्लेन मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, चलिए फिर से मैं बुक उठाता हूं, बस ये प्लेन जो है ऐसे नहीं होकर के थोड़ा ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है थोड़ा सा, इस पर नॉर्मल खड़ा करिए तो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो फिर थीटा 60 डिग्री। नाउ फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस cos 60 डिग्री। नाउ E का वैल्यू 3 10 टू द पावर 3, एरिया का वैल्यू, S का वैल्यू 0.01 cos 60 डिग्री 1/2, सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से बच्चे हो बहुत आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। कॉन्सेप्ट जिनके हाथ में है, फिजिक्स उनके हाथ में है। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट साइंस, आप मजे से फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास फुल कॉन्सेप्ट है अब इस समय, इसलिए सारे बुक करिए, जितनी बुक की इच्छा रखते हैं सारी बुक को सॉल्व करिए। नाउ 1.16 क्या दे रहा है? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 115 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to coordinate planes। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में 1.11 में हम लोगों ने करा हुआ है, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। 1.18 में आइए, 1.18 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.18 का है, पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। चलिए एक स्क्वायर हमें दे रखा है, पहले मैं क्यूब बना लेता हूं, क्यों इसका जवाब दूंगा आपको। पहले क्यूब बना लीजिए, ये क्यूब बनाया, एक क्यूब बना लेंगे फटाफट, ये क्यूब बनाया हमने। अब हमारे फिगर में ये जो दिखा रहा है ये शेड क्या हुआ है, ये कलरफुल है, ठीक है ना, जिसको मैं ऐसे कर देता हूं कलरफुल, ये दिया हुआ है। अब ये है आपका कलरफुल स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर से हमें दिखा रहा है कि इसके सेंटर से दिखा रहा है 5 सेंटीमीटर पर
यहाँ पर अंदर में कोई चार्ज है क्यू, कोई चार्ज क्यू रखा गया है। जो स्क्वायर है इसकी साइड के लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर साइड के लेंथ दिया गया हमें। अब जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम वैल्यू दिया गया है। प्लस प्लस नहीं भी बोले तो हम समझ जाएंगे प्लस है, प्लस 10 माइक्रोकूलम ये दिया गया है चार्ज की वैल्यू। और अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर से निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इस स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों गॉसस लॉ में कहा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। एंड सो कभी यदि कोई ओपन सरफेस मिले तो उसके ऊपर आपको क्लोज कर दीजिए, पूरे को सरफेस अपने तरफ से डाल करके उसको क्लोज कर दीजिए। लेकिन सिमिलर जैसे अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऊपर क्लोज सरफेस बनाना है तो क्यूब बनाइए। मान लीजिए कभी आपको हाफ स्फीयर दे दिया गया, हाफ स्फेरिकल सेल दे दिया, तो इसके ऊपर जो है एक आप और हाफ स्फेरिकल सेल डाल दीजिए, पूरा होल स्फीयर बना लीजिए पहले। अब क्लोज सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नोट कर लीजिए। अब आपको हाफ सरफेस से चाहिए तो हाफ कर लीजिए। जैसे अब 6 सरफेस है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर है, इस फ्लोर पर हमने घर बना दिया। कैसे बना दिया घर हमने, तो इस फ्लोर के ऊपर हमने 4 दीवार खड़ा कर दिया और एक छत डाल दिया, हो गया क्लोज सरफेस हो गया। अब क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ हमारे हाथ में है, तुरंत निकल जाएगा। और फिजिक्स में यूनिटरी रूल लगाते रहिए, आराम से लगाते रहिए, कभी गलती नहीं होता यूनिटरी रूल फिजिक्स के अंदर। तो फिर अब यहाँ पर बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं, पहले बोल देंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा बोल करके करिएगा काम। क्या बोल के काम करेंगे, चलिए मैं बोलता हूं, आप लिख लीजिए। लेट अस फॉर्म अ क्लोज्ड क्यूब ऑन द स्क्वायर। नाउ बाय गॉसस लॉ for this cube phi total flux equal to q inside upon epsilon naught। now 6 surfaces से हमने निकाल लिया फ्लक्स, जैसा कि हमने काम करा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 1.11 में जैसा कि काम करे थे। तो फिर वहां पर आपने देखा 6 सरफेसेस से फ्लक्स निकाले हैं, ऐड किए हैं, तो 6 सरफेसेस से मिला इतना फ्लक्स। अब यूनिटरी रूल लगा देते हैं, ओवर 6 सरफेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए पूरे हटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज इक्वल टू 5। तो फिर ओवर 1 सरफेस यानी 1 स्क्वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 5/6। देयरफॉर अब जो है यहाँ पर ये जो 5 हमें निकालना था, इस 5 का अब मैं थोड़ा सा नाम बदल देता हूँ, 5 डैश कर देता हूँ। तो फिर 1 स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 डैश दिस इक्वल टू 5/6, ये हो गया पूरे क्यूब से। अब 1 स्क्वायर से फ्लक्स को मैं 5 डैश बोल देता हूँ, पहचानने में ठीक रहेगा। तो फिर एक सरफेस से फ्लक्स 5 डैश 5/6। अब देखिए 5 आपके सामने में है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट अपॉन 6। क्यू का वैल्यू आपके पास में है 10 माइक्रोकूलम, 10 टू द पावर -6 कूलम, 6 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब जरा इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करने पर 1.9 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और कैलकुलेशन से कभी हेजिटेट मत करिएगा कोई बच्चे, क्योंकि कैलकुलेशन 9-10 के लेवल में ही होते हैं फिजिक्स में, कोई बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट हम ले रहे हैं एनसीईआरटी से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1.20। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, जरा मैं पढ़ता हूं। बुक तो आपके पास एनसीईआरटी होगी ही होगी, और नहीं हो तो पक्का रखिए क्योंकि मैं फुल कराऊंगा।
एनसीईआरटी कराऊंगा, एससी वर्मा फुल कराऊंगा, ठीक है, और इरोडोव से जो प्रॉब्लम एडवांस के लेवल की है वही कराऊंगा मैं आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज काउजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस। जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, सेंटर्ड ऑन द चार्ज, चार्ज पे सेंटर है। अब हमसे पूछ रहा है पार्ट ए में हमारा क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। ये होगा, यही हमारा होगा -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों? बाय गॉसेस थ्योरम। सोच लीजिए, जो गॉसेस थ्योरम में, गॉसेस लॉ में कहा गया है, हमें क्या कहा गया है कि टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। ये नहीं बोला बड़ा सरफेस, छोटा सरफेस, सीधा सरफेस, टेढ़ा सरफेस, कुछ नहीं बोला गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर यहां पर साइज को, यदि स्फीयर के साइज को डबल किए हैं, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आवेगा, टोटल फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आवेगा। एंड सो सेम नेक्स्ट पार्ट बी में फिर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्यू इक्वल टू फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई आपके सामने है, एप्सिलॉन नॉट आपको ऑलरेडी पता है -1 10⁻³। नाउ एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 हो गया, निकल गया, -8.85 10⁻⁻12 -3 कर दीजिए, कितना बचेगा, -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आंसर में थोड़ा सा एनसीईआरटी में राउंड ऑफ होता है, तो देख लीजिएगा आंसर, या एससी वर्मा के बुक में भी, इरोडोव में, सब जगह आंसर राउंड ऑफ होते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप आंसर मिलाने के लिए सोच लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 1.24। अब इसमें हमें कह रहा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। टू मेटल प्लेट्स लिए गए हैं, ये टू मेटल प्लेट्स लिए गए हैं, these metal plates are parallel and close to each other on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign। एक पे मैं ले लिया प्लस सिग्मा, दूसरे पे ले लिया माइनस सिग्मा, बिकॉज कह रहा है कि साइन अपोजिट है। एक पे ले लिया प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरे पे ले लिया माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दे दिया है आपको सिग्मा इक्वल टू कितना, 17 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब कर रहा है व्हाट इज ई निकालना है हमें। ई निकालने के लिए पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में, या यहाँ पर पॉइंट P1 यहाँ पर हमें चाहिए। उसके बाद में फिर दूसरा बेद रहा बी में, इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में, इस पॉइंट को P2 बोल लेते हैं, P2 बोल लिया इस पॉइंट को। एंड सी बिटवीन द प्लेट्स, इस पॉइंट को मैं P3 बोल देता हूँ। चलिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से, टूल्स एंड टेक्निक से सिखा रहा हूँ, कि जब कभी भी हमें निकालना हो कोई फोर्स, तो वहां पर आप जज कर लीजिए। यदि मास है तो टोटल फोर्स m/a करिए, सेकंड टाइप प्रॉब्लम। नहीं, यदि मास नहीं है तो फिर ये फोर्स का वेक्टर का फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम हो गया, जिसमें कि हम फोर्स दिखाते हैं और रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्स को दिखाइए, रखा यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा, ये प्लस सिग्मा क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। अब मैं प्लेट का नेमिंग कर देता हूं, इस प्लेट का नाम रख देता हूं प्लेट नंबर 1, और इस प्लेट का नाम रख देता हूं प्लेट नंबर 2। तब प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देता हूं E1,
और प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देता हूं E2। नाउ फिर यहाँ पर अब एरो नहीं दिए हैं हम लोग, एरो इसलिए नहीं दिए हैं कि 3 जगह पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बार बार एरो देंगे तो E1 E2 फिर E1 डैश E2 डैश, इसलिए एरो नहीं दीजिए। प्रॉब्लम में आप जो है बिना एरो का इसको लिखिए। नाउ अब P3 पॉइंट पर यहाँ देख रहे हैं ये जो प्लस सिग्मा है, यहाँ +1 चार्ज को रखेंगे, ये इधर रिपेल करेगा एंड सो 1 प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, फिर सेकंड के वजह से यहाँ पर +1 चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा तो E2, सेकंड के वजह से नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर की तरफ। आप चाहें तो थोड़ा स्प्रेड भी कर दीजिए चार्ज को और सोचने में आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर हमने रखा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज उसको रिपेल करेगा तो फिर E1 हो गया दाईं तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है 2 नंबर प्लेट पे जो चार्ज है यहाँ +1 चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड सो E2 हो गया हमारा बाईं तरफ। अब E1 की वैल्यू फर्स्ट सीट पे चार्ज है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सेकंड सीट पे चार्ज है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिया, आप तो जान चुके हैं कि नेगेटिव साइन यदि लगा देंगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है एंड सो माइनस नहीं लगाएंगे। अब निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। पार्ट पहला क्वेश्चन, नाउ P1 पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोला E, ऐसे प्रॉब्लम में खुद ही बोल दिया है E, तो हम E बोल लेंगे। नाउ एक में से दूसरे को माइनस करिए, अब दोनों तो इक्वल हैं, कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, बड़ा छोटा होता तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। बी पार्ट में आउटर रीजन यानी कि P2 पॉइंट पर बी पार्ट जो हमारा है ये P2 पॉइंट है, ये पार्ट A है, ये पार्ट हमारा B है और ये पार्ट C है क्वेश्चन का। तो फिर P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, दोनों तो इक्वल ही है, इक्वल टू 0। अब C पार्ट में आ जाइए, तो C पार्ट में जैसा कि देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है एंड सो E इक्वल टू E1 प्लस E2। नाउ रखते हैं यहाँ पर दोनों के जगह पर E1 क्योंकि दोनों इक्वल हैं एंड सो E1 प्लस E1 लिख सकते हैं, दिस इज 2E1। नाउ रख लेते हैं यहाँ से वैल्यू, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहीं पर अब एक बात को आप याद रख लीजिएगा, वो क्या है, गौर से दिखा देता हूं। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव डेंसिटी ऑफ चार्ज है। अब ये जो देख रहे हैं यही है कैपेसिटर, अगला चैप्टर आ रहा है कैपेसिटर में यही एक इक्वेशन को यूज करके हम आपको पूरा कैपेसिटर पढ़ा देंगे, ओनली वन इक्वेशन की मदद से। तो फिर इसको जरा मार्क करके रख लीजिए इस इक्वेशन को, इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर के अंदर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू आपके पास में है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास में है, रख लीजिए। सिग्मा की वैल्यू है 17 10 टू द पावर माइनस 22, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 1.9 इंटू ये ऊपर ले जाइए तो पावर आ जाएगा 22 माइनस 12 यानी कि -10 10 टू द पावर -10। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब। अब बच्चों थोड़ी सी यहाँ पर एनसीईआरटी में एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपके आंसर में इतना ही दिखाई पड़ेगा, तो फिर यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हैं, इसलिए कहीं 1-2 जगह मिसप्रिंट हो चुका हुआ है तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे, गलत नहीं करेंगे हम लोग अपनी तरफ से। चलिए नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूं 1.27 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.27, जिसमें कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। अब ये लिया मैंने जेड एक्सिस, कहीं पे ओरिजिन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन ले लिया हमने जेड एक्सिस के अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस के अलाउंग ले लिया हमने।
throughout. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly. मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि जब डाइपोल को डाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब डाले थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को जब डाले थे हम लोग, तो वहां पर एक टर्म आया था हमारा, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट डीई बाई डी आर लिखा था हमने, लेकिन जब एक्सिस का नाम ले लिया जेड एक्सिस, तो आर डीई बाई डी आर के जगह डीई बाई डी जेड लिख लीजिए। नहीं, एक्स एक्सिस होगा तो डीई बाई डी एक्स लिख लीजिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिस्टेंस से डिवाइड होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ठीक है, जगह बता दिया, कहां पर डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक था हमारा। अब ये दे दिया गया हमें, कितना दिया गया, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम पर मीटर। देखिए इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट मीटर हो गया, न्यूटन पर कूलम पर मीटर। नाउ आगे बता रहा, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क। पहले हमसे पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, फिर पूछ रहा है टॉर्क क्या होगा। टॉर्क क्या होगा, एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट बता दिया, कितना बताया, 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर। अब ये जो मैंने लिखा कूलम मीटर, इसको कोई नहीं पढ़ेगा, इसको सेंटीमीटर पढ़ देगा। एंड सो इस फॉल्ट से थोड़ा बचना पड़ेगा हमें, तो इसलिए कूलम का साइज रखिए बड़ा, साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट साइज बड़ा रखिए, सिंबल मीटर को छोटा लिखिएगा तो लोग कूलम मीटर पढ़ेगा, सेम साइज में सेंटीमीटर हो जाता है। चलिए दे दिया गया हमें। अब जो डाइपोल है इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, जो डाइपोल की मोमेंट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, क्या फोर्स ऑन डाइपोल F इक्वल टू P dE बाई dZ, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। नाउ P हमें दिया 10 टू द पावर -7, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज 10 टू द पावर 5, नाउ 10 टू द पावर -2 न्यूटन। कितना आराम से निकल गया, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, इसलिए इस पर नजर रखिएगा, बहुत पूछा गया है कॉम्पिटिशन्स के अंदर। नाउ बी दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं। अब इसमें हमें चाहिए टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। यदि कभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा हो तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पर नजर डालिएगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू बाद के लिए रखिए। तो देखिए यहाँ थीटा जो है P और E के बीच ये जो एंगल थीटा है ये कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ साइन 180 डिग्री रखिए, PE साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री होता है 0, एंड सो पूरा हो गया 0। कॉन्सेप्ट हाथ में है तो कितने अच्छे से स्पीड में प्रॉब्लम किया जा सकता है और आप समझ भी सकते हैं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पूरा लेना चाहिए फिजिक्स में, उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल आसान काम होता है जिनके हाथ में कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा 1.28 जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में बहुत आया है। इसमें कह रहा है कंडक्टर E, फिगर दे रखा है कि कोई कंडक्टर, ये हमारा जो है कोई कंडक्टर A है, इसके अंदर ये छोटा सा जो है कैविटी दिखा रहा, अब ये शेड किया हुआ है, ऐसे पूरा शेडेड है ये कंडक्टर A, कंडक्टर A है ये। अब इसमें चार्ज इसके ऊपर कैपिटल Q हमें बता रहा है, कंडक्टर A विद कैविटी, कैविटी ये कैविटी हो गया, गड्ढा हो गया, is given a charge Q so that entire charge must appear on the outer surface of conductor। बच्चों, जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था फर्स्ट क्लास में, क्या बाय इंडक्शन चार्ज की डेवलपमेंट, उस समय मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि जब गॉसेस लॉ में पढ़ाऊंगा तो आपको साबित कर दूंगा कि कंडक्टर को दिए गए चार्ज जो होते हैं वो उसके आउटर सरफेस पर होता है। मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। चलिए अब लेते हैं एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर में। तो चलिए ये ले रहे हैं गॉसियन सरफेस क्लोज स्फीयर, ये गॉसियन सरफेस हमने लिया, दिस इज गॉसियन सरफेस क्लोज स्फीयर।
गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लगाते हैं गॉस लॉ। तो बाय गॉसस लॉ फॉर द गॉसियन सरफेस, या क्लोज्ड स्फीयर कोई लिख दें वो भी चलेगा, क्लोज्ड स्फीयर गॉसियन सरफेस, या डॉट डॉट करके ये दिखाए हैं। तो फॉर द गॉसियन सरफेस इन कंडक्टर में लगाया गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इंटीग्रेशन E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि बताया था बच्चों। तो E डॉट ds ये लिखा करिएगा, प्रॉब्लम में ज्यादा अच्छा होता है। नाउ दिस इक्वल टू Q इनसाइड, अब मैं इनसाइड पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, Q इनसाइड यानी कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पर गौर करिएगा, जो हम लोगों ने बात करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास इनटू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में नहीं जाता है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, एंड सो E इज जीरो, बट E इज जीरो। अब मैं मैग्नीट्यूड कर देता हूं, क्योंकि वन साइड स्केलर वन साइड वेक्टर अच्छा नहीं होता है। सीधे E वेक्टर जीरो नहीं लिखिएगा, नहीं तो बोर्ड में आपको कोई काट सकता है। वन साइड वेक्टर अदर साइड स्केलर बच्चों बिल्कुल नहीं लिखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर मैं भी देख रहा हूं कि लोग जो है एक तरफ वेक्टर एक तरफ स्केलर लिखते जा रहे हैं। बट बच्चे अब आप खुद पकड़ सकते हैं, वेक्टर स्केलर आर डिफरेंट क्वांटिटीज, दोनों को कभी इक्वल नहीं करेंगे, भूल से भी नहीं। नाउ E इज जीरो, तो जब E जीरो हो गया तो फिर रखा यहाँ पे जीरो, तो जीरो इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट, एंड देयरफॉर Q इनसाइड इक्वल टू जीरो। अब सोचिए कि जब कंडक्टर के अंदर हो गया टोटल चार्ज जीरो, तो जो चार्ज हमने दिया है कंडक्टर को कहां गया? हो जो चार्ज हमने डेवलप किया, जो चार्ज हमने दिया कंडक्टर को, तो वो चार्ज कहां गया? सोचिए बच्चों, फिजिक्स है, प्रैक्टिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है। सपोज घर से 100 रुपया लेकर के आप निकले मार्केट के तरफ, आप मार्केट में पहुंचे, आपके पॉकेट से 100 रुपया गायब है, तो फिर 100 रुपया कहां गया? वो 100 रुपीज कहां गया? ऑब्वियसली बाहर गया। आप तो लेके चले से 100 रुपीज, बट मार्केट पहुंचे, घर से लेके चले 100 रुपीज, मार्केट पहुंचे अब नहीं है हमारे पास, 100 रुपीज नहीं है, तो फिर 100 रुपीज गया कहां? हमसे बाहर चला गया, मतलब क्या? गिर गया। तो पकड़िए इस बात को, कंडक्टर को जब हम चार्ज दे दिए हैं तो टोटल चार्ज इनसाइड यदि जीरो हो गया तो फिर कहां गया? बाहर चला गया। एंड सो टोटल चार्ज, एक लाइन आप लिख दीजिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज जो है उसको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यूज करिएगा। चलिए अब मैं यहां से बोल रहा हूं, हेंस इंटायर चार्ज, मैं क्वेश्चन से लैंग्वेज ले रहा हूं, इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब बी पार्ट है हमारे पास, इसमें ये भी बहुत आए हैं अपने बोर्ड के अंदर, जो पार्ट बी है। अब इस पार्ट बी में क्या हमसे पूछा गया? नाउ बी पार्ट में कह रहा है आपसे, अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज Q इज इंसर्टेड इन द कैविटी। अब ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, डाल दिया गया है, इस कैविटी के अंदर डाल दिया गया है। चलिए दूसरा फिगर ले लेते हैं, ये फिगर गंदा हो गया। नाउ कैविटी के अंदर एक दूसरा चार्ज बी को डाल दिया गया है। नाउ ये है हमारा कंडक्टर ए। अब बोर्ड एग्जाम में आवेगा तो कलरफुल करना जरूरी नहीं है, ये कंडक्टर ए हो गया, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब बी, इसके अंदर कैविटी के अंदर ये छोटा सा चार्ज बी को रखा गया, इस पर रखा गया है स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है इस बी पर, ये बी हो गया, ये छोटा सा बॉडी बी। अब सरफेस पर तो चार्ज पहले से क्यू है कंडक्टर ए के सरफेस पर। अब देखिए बच्चों, यहीं पर जो अभी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की,
तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि यदि कोई मेटल बॉडी को चार्ज्ड बॉडी, कोई अनचार्ज मेटल बॉडी को चार्ज बॉडी के नजदीक रखते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा या तो खींच लेता है या रिपेल कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, तो चार्ज बॉडी के नजदीक वाला जो अनचार्ज बॉडी का सरफेस है, चार्ज बॉडी के नजदीक जो अनचार्ज बॉडी का सरफेस है उस पे अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी कि -q इस पे हो गया। मैं थोड़ा सा स्प्रेड भी कर दे रहा हूं इसको ताकि आपको समझने में और इजी लगेगा। -q चार्ज आउटर सरफेस पर, दूर वाले सरफेस पर चार्ज बॉडी से जो दूर वाला फार्दर सरफेस है इस पर आ जाएंगे +q चार्ज। और बच्चों ये बात अब आज से याद रख लीजिएगा कि जब कभी भी हम इंडक्शन करेंगे तो यदि हमारा बॉडी एयर में है, यदि मेटालिक बॉडी एयर में है, तो फिर जितने नेगेटिव चार्ज होंगे अंदर वाले सरफेस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे बाहर वाले सरफेस पर। एंड सो थोड़ा सा मैं एक बात और यहीं पर एक और बात क्लियर करना चाहूंगा। जैसे ये हो गया कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये हो गया मान लीजिए इस पर है +q चार्ज, ये है अनचार्ज बॉडी, मेटल का बना हुआ है, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा, ठीक होगा इधर प्लस 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 प्लस। अब यहाँ पर होगा -q, यहाँ पे होगा +q, क्योंकि थोड़ी देर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चलना बंद हो जाता है। अगले चैप्टर में और हम डिस्कस करेंगे, तो फिर ये ध्यान में रख लीजिएगा अब आज से कि जितने चार्ज आप लेंगे अनचार्ज बॉडी पर जब इंडक्शन होगा तो नियरर सरफेस पर, चार्ज बॉडी के नजदीक वाले सरफेस पर अपोजिट चार्ज, और इससे दूर वाला जो सरफेस होगा उस पर होगा लाइक चार्ज। वही दिखाए हैं। अब देखिए बॉडी ए के ऊपर कितना चार्ज हो गया, Q+Q, तो थोड़ा लिख देंगे बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन +Q charge develops on outer surface of conductor यानी metal A, hence total charge on outer surface of conductor A is पहले से कैपिटल Q और ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन +Q आ गया है, तो फिर ये हो जाएंगे कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। यही शो करने के लिए बोल रहा था। नाउ पार्ट सी में आइए। पार्ट सी में कह रहा है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड मतलब क्या, बचाव करते हैं, बचा के रखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे बचा के रखते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एनवायरमेंट यानी चारों तरफ जो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और आपको किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बचा के रखना है, उस पर फोर्स ना लगे। आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा नहीं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा वहां पर E नहीं होगा, और जहां पे E नहीं होगा F = Q × E। यदि E 0 है तो फिर फोर्स भी क्या होगा, 0। तो बस लिख दीजिए, बता दीजिए बाय कीपिंग रखते हुए, बाय कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इनसाइड अ hollow metallic बॉक्स, hollow metallic बॉक्स के अंदर आप रख दीजिए किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगा। अब बच्चों 1.29 क्वेश्चन जो हैं हम आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। कहां पर बताए हैं, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर। लास्ट टॉपिक था हमारा थ्योरी क्लास में, इस क्लास से पहले वाले क्लास में, वहां पर देख लीजिएगा। 1.29 आपको मिल जाएंगे। 1.30 यह है स्ट्रेट रॉड की वजह से
हमें निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने लेक्चर 7 में हम लोगों ने ये काम करा हुआ, न्यूमेरिकल का काम जो किए हैं एस सी वर्मा एरोडोव के बुक से, तो वहीं पर आप ये काम कर रखे हैं। ये भी आप देख लीजिएगा 1.30। अब कुछ बच्चे प्रोजेक्टाइल को देखकर घबरा रहे हैं, ठीक है बच्चों, मैंने आपको सिखाया है मत घबराइए कभी, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है, उसको देखिए, उसको देख करके सॉल्व करिए, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। चलिए, लेकिन फिर भी मैं अब कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लोग 11 में जब अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ा चिंता करते हैं, घबराते हैं, लेकिन नहीं, मैंने टूल्स एंड टेक्निक दे करके 11 की सारा वीकनेस में खत्म कर दिया हूं आपका, इसलिए आप बोल्ड होइए, प्रॉब्लम करिए। नाउ क्या दिया इसमें, अ पार्टिकल ऑफ मास m charge minus q enters region between the two charge plates initially moving x axis with a speed vx. Now the length of plate L uniform, फिगर दिया 1.33, फिगर 1.33, जरा मैं पलट लेता हूं, ये फिगर 1.33 है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 47 पर। इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर पॉजिटिव प्लेट ये दिख रहा है, नीचे नेगेटिव प्लेट दिख रहा है, ठीक है, प्लेट की लेंथ बोल रहा है प्रॉब्लम, ये नीचे दिख रहा है नेगेटिव। अब बच्चों जब कभी भी प्लेट दे आपको तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा लीजिए। यदि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, ये नीचे रिपेल करेगा ऐसे, ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया ई हो गया ऐसे। अब यहां से जो कह रहा है प्रॉब्लम में कौन सी चार्ज लिया गया, नेगेटिव चार्ज। चलिए, नेगेटिव चार्ज एंटर्स रीजन बिटवीन टू चार्ज इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कह रहा है हॉरिजॉन्टल, उसी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे साइड में ऐसे दिखा रखा है फिगर आपको 1.33 पेज नंबर 47 एनसीईआरटी बुक। नाउ इसमें ये दिखाई पड़ रहा है एक्स एक्सिस, ये दिखाई पड़ रहा है वाई एक्सिस, तो फिर एक्स एक्सिस ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। चलिए, अब एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को दिया गया, ये दिया गया इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था 2D मोशन के लिए एक्स एक्सिस का अलोंग जो भी वेक्टर है उसको एक्स सबस्क्रिप्ट लगा के लिखिए, वाई एक्सिस का अलोंग जो भी वेक्टर है उसको वाई सबस्क्रिप्ट लगा के लिखिए। अब एक्स एक्सिस का अलोंग इनिशियल वेलोसिटी हम इसको ux लिख रहे हैं, लेकिन यदि प्रॉब्लम में कोई सिंबल दे दिया है आप उसको चेंज नहीं करेंगे, तो इसमें जो मैं देख रहा हूं इसमें vx बोल दिया है, तो कोई बात नहीं, ux इक्वल टू vx लिख लीजिए, अपने सिंबल में काम करिए। अब यहां से एक्स एक्सिस का अलोंग जब दिए वेलोसिटी तो वाई एक्सिस का अलोंग तो नहीं होगा वेलोसिटी, ठीक है, तो वाई एक्सिस का अलोंग वेलोसिटी नहीं होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी को मैं ऊपर की तरफ से नीचे, ऊपर कुछ नहीं है ही नहीं, तो किसी तरफ भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, फिर भी नेगेटिव को तो ऊपर ये अट्रैक्ट करेगा, एंड सो ऊपर की तरफ दिखा देते हैं यू वाई ए 0 लिख लिया हमने, फिगर पर इस तरह से लिख लीजिए बहुत अच्छा से, ux uy vx vy sx sy ax ay, बस इतना ही है, लिखना है आपको फिगर पे पहले। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लेट L, प्लेट की जो लेंथ है ये हमें दे दिया है L, एक्स एक्सिस का लेंथ हो गया ये दे दिया आपको L, ठीक है, प्लेट की लेंथ इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया हमें L। चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्लेट की लेंथ बता दिया हमें L, मैं इसको x इसलिए लिख दिया हूं कि दिस लेंथ इज अलोंग x एक्सिस। अब आगे बढ़िए, कह रहा है so that vertical deflection of particle at the far edge of plate is शो करना है। अब बच्चों मैंने आपको जो पढ़ाया है कि जैसे ही यहां से चलेगा चार्ज पार्टिकल, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर क्या होगा, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे सीधे नहीं जाके ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जस्ट इसको टच करते हुए, ठीक है ना, ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां पर जब है जस्ट प्लेट को जब पास कर रहा है देन बताओ कितना होगा डिफ्लेक्शन, ये पूछ रहा है आपसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब इतना दूर चला, यानी L डिस्टेंस जब चला, ठीक है, तो पूछ रहा है कितना डिफ्लेक्ट हो गया अपने रास्ते से,
अब ये लेंथ वाई एक्सिस का लॉन्ग, मैं इसको वाई बोल भी देता हूं इधर, ठीक है। और बच्चों जैसा कि मैंने बताया है, मोशन जहां से शुरू हो वहां पे ले लीजिए ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लिया। अब ओरिजिन के ऊपर जो भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे जो भी वैल्यू लेंगे नेगेटिव। ऐसे तो हम लोगों ने कर रखा है इस काम को, फिर भी मैं यहाँ बेसिक से कर दे रहा हूँ। पहले फोर्स निकालिए, सबसे पहले तो फोर्स निकालेंगे एक्स एक्सिस का लॉन्ग, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर एफ एक्स इक्वल टू 0, क्यों, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। और फोर्स का फार्मूला क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, एफ इक्वल टू क्यू ई है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग फोर्स, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ई एक्स इक्वल टू 0, तो फिर एफ भी क्या हो जाएगा 0, तो फिर एक्सेलरेशन ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास इक्वल टू 0। अब आइए वाई एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग फोर्स को देखते हैं। वाई एक्सिस का लॉन्ग फोर्स निकालेंगे, एफ वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रॉब्लम हमें बोल रखा है, तो फिर जो फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई वाई एक्सिस का लॉन्ग। अब जैसा कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो फिर जो फोर्स हो गया हमारा एफ वाई ऊपर की तरफ, जिधर होगा फोर्स उधर होंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए वाई, तो फिर ए वाई इक्वल टू एफ वाई बाई एम इक्वल टू क्यू ई बाई एम। अब जो है बच्चों सपोज कर लीजिए यहां से यहां जाने का टाइम टी है। अब देखिए टी टाइम में इतना दूर हॉरिजॉन्टल गया है आपका चार्ज पार्टिकल, और टी टाइम में इतना दूर ऊपर गया है। जितना वाई एक्सिस पे चला यही है डिफ्लेक्शन, यही हमें चाहिए, वाई हमें चाहिए। अब जैसा कि हमने आपको बताया है मोशन के जो 3 इक्वेशन है वो यूज करिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सारा जो है टोल्सन टेक्निक में देखिएगा सारा काम किया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को जब हम डाले थे तो 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन सारे करे हुए हैं। तो फिर अब यहां से लेते हैं हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस पर इसको यूज करते हैं, पहले एक्स एक्सिस का लॉन्ग लेंथ को x लिख सकते हैं आप। नाउ x इक्वल टू यू एक्स के जगह पर भी x लिख लीजिए, टाइम t, ax है 0 एंड सो यहीं रह जाएंगे। नाउ उसके बाद में फिर y एक्सिस पर सेम इक्वेशन को, बस यही है 2D मोशन के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक इक्वेशन को 2 बार यूज करिए। तो y एक्सिस का लॉन्ग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा, y एक्सिस के लॉन्ग तो y सबस्क्रिप्ट लगा दिया। इस तरह से एक बार x एक्सिस पर इक्वेशन यूज करिए, पहले सिंपली लिखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x एक्सिस पर यूज कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट x लगाइए सारे वेक्टर में। सिमिलरली फिर लिखिए इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद में y एक्सिस पर यूज कर रहे हैं y सबस्क्रिप्ट लगाइए सब में, लगा दिया। अब जिसका जो वैल्यू है वो पुट करिए। तब कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन पे नजर रखिएगा, साइन के साथ वैल्यू डालना है। तो देखिए अब यहाँ से ओरिजिन यहाँ पर हमने लिया है, ऐसे भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन जहां पर हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, कुछ भी हो, जहां से पार्टिकल स्टार्ट करे वहां ओरिजिन ले लीजिए। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, 9th क्लास से ले रहे हैं, लेते रह जाइए पूरा। तो ओरिजिन से ऊपर ए वाई है पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन से ऊपर यू वाई है पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर हमारा वाई है डिफ्लेक्शन पॉजिटिव लेंगे, रखा इसके जगह पर वाई इक्वल टू यू वाई तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए। हाफ ए वाई के जगह पर क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब ये 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया आपका। 1.34 जो अगला क्वेश्चन है, ये 2 इक्वेशन लिख करके न्यूमेरिकल वैल्यू खाली डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मैच कर देता हूं आंसर को। अब इसमें जो आपसे पूछा गया है कि y इक्वल टू निकालो, तो y इक्वल टू सामने में है। अब यहां से क्या करिए कि जो इक्वेशन 1 है इसमें से t का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें डाल दीजिए। लेकिन जो प्रूफ है उसमें l बोल रहा है, x के जगह पर l लिख लीजिए। तो चलिए बाई इक्वेशन 1 से मदद लें अब हम। तो बाई इक्वेशन 1 x के जगह पर l लिख रहे हैं, vx इंटू टी निकल गया यहां से l अपॉन vx। अब इसको इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो बाई इक्वेशन 2 ये हो गया
by equation 2 y equal to half QE upon m of t स्क्वायर, t का स्क्वायर करिए l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर, जरा देख लें आंसर आ गया होगा, एनसीईआरटी है, गलत तो होगा नहीं। यस, QEL स्क्वायर, ठीक है, नीचे है 2m vx स्क्वायर। तो बच्चों सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने चैप्टर 1 का देख लिया, जितना भी बढ़िया प्रॉब्लम था सब कर लिए और आपको आसान भी लगा, ठीक है। जिसके पास कॉन्सेप्ट उसकी फिजिक्स अच्छी होती है और कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुका हूं। अब अगला क्लास में लूंगा फिर एक न्यूमेरिकल के ऊपर, उसमें HC वर्मा बुक से होंगे प्रॉब्लम और कुछ एडवांस लेवल की इरोडोव से होंगे प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय।